हमारे साथ फ्रेम में दो शख्स हैं और दोनों ही जनसुराज से ताल्लुक़ रखते हैं। एक हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर और दूसरे 3 जिलों के प्रभारी हैं। जाहिर है कि 2 अक्टूबर के बाद जनसुराज राजनीतिक दल के रूप में जब अस्तित्व में पूरे बिहार में आया तो चर्चाएं पहले भी थी और चर्चाएं अब तेज हो गई है। 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की जो मंच से घोषणा किए हैं प्रशांत जी ने, उससे पहले जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं सभी तैयारियों में जुट गए हैं। बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि 25 के विधानसभा चुनाव और ये 4 उपचुनावों में जनसुराज क्या रंग लाएगी। भागलपुर आए हैं, सबसे पहले दोनों का स्वागत करते जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। स्टेट कोऑर्डिनेटर है ना जी, अमित जी। जी। अच्छा। एक अहम सवाल हम आपसे ये करेंगे कि इस वक्त जनसुराज में लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और सभी राजनीतिक दलों से कहीं ना कहीं हट करके इस राजनीतिक दल में आए हैं। उन सब की सोच ये है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पार्टी जिस समय टिकट का वितरण करेगी उसमें समन्वय अगर नहीं बन पाता है तो क्या वो कार्यकर्ता जनसुराजी बने रह जाएंगे या फिर जैसे दूसरी पार्टी को छोड़ करके आए वो क्विट कर जाएंगे? देखिए, आपके सवाल को मैं थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से देखना चाहूँगा कि पार्टी में कुछ वैसे लोग आ रहे हैं जो सिर्फ चुनाव लड़ने या टिकट की आशा में आ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी खास करके यूथ जो अट्रैक्टेड हो रहे हैं जनसुराज की ओर, वो चुनाव लड़ने को लेकर के आकर्षित नहीं है। वो आकर्षित हैं बिहार में एक बदलाव को लेकर के। पिछले 35-40 वर्षों से एक ही ढर्रे की राजनीति हुई है यहाँ पर, और अब ऐसा लग रहा है कि बिहार एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहा है। जनसुराज के जो प्रणेता हैं, रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर जी, उनके लगातार जो वक्तव्य आ रहे हैं, तरह तरह के कार्यक्रम जो हो रहे हैं और गांव-गांव जो वो जा रहे हैं, वहाँ पे वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। तो जो युवाओं का आकर्षण है वो विकासवाद की राजनीति की ओर आकर्षण है। चुनाव लड़ना एक बाय प्रोडक्ट है, व्यवस्था बदलने को लेकर के युवाओं में आकर्षण है। हाँ, इस व्यवस्था बदलने की मुहिम में जो सहभागी बनेंगे उनमें से ही कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई इस मंशा से आते हैं कि हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग तो उनका स्वागत नहीं करते हैं बहुत खुले दिल से। उनकी मंशा हो सकती है, लेकिन जनसुराज की ऐसी मंशा नहीं है कि कोई हमारे यहाँ सिर्फ चुनाव लड़ने का उद्देश्य है। एक परिवर्तन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, एक परिवर्तन के लिए अभियान चल रहा है। बिहार को सुधारने, बिहार को बेहतर बनाने की बात हो रही है। इस अभियान में, इस रणभूमि में जो हमारे साथ सहभागी बनना चाहते हैं, हमारे साथ सारथी बनना चाहते हैं, हमारे साथ योद्धा बनना चाहते हैं, उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। अमित जी, जब घोषणा हो रही थी तो मैं भी देख रहा था जनसुराज के सुप्रीम को, प्रशांत किशोर जी को। उसने कहा कि हम शराबबंदी के मॉडल को ख़त्म करेंगे और शिक्षा के, मॉडर्न शिक्षा के मॉडल को पूरे बिहार में लागू करेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे शराबबंदी को ख़त्म करना होगा। एक तरफ समाज में कहते हैं कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बिहार की जो महिलाएँ खासतौर से वो अमन चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, तो इतने बड़े चीज़ों को आप डिमोलिश करेंगे और फिर दूसरी चीज़ों को आप बढ़ावा देंगे तो समाज में कुरीतियाँ तो फैलेगी ना। देखिए, परसेप्शन और फैक्ट्स दोनों में बहुत अंतर होता है। शराबबंदी को लेकर के एक परसेप्शन बनाया गया है कि इससे समाज में बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया है, जबकि ये पूरी तरीके से परसेप्शन गलत है। ये परसेप्शन राजनीतिक दलों और उनसे शराब के अवैध कारोबार से जुड़े हुए लोगों ने बनाया है। शराबबंदी के बाद से अवैध कारोबार में एक नई फौज खड़ी हो गई है, कम एज के लड़कों के, युवाओं की, और एक शराब माफिया की, जो कि अवैध रूप से शराब का कारोबार करते हैं, उसमें संलिप्त हैं। और लाखों केस, करीब एक आंकड़े के मुताबिक 7 लाख केस दर्ज हैं शराब से जुड़े हुए कारोबार को लेकर के। तो ये सब का मूल जड़ ये है कि एक ऐसी कानून यहाँ पर लागू कर दी गई, एक ऐसा कानून लागू हो गया जिसका कि कहीं किसी दूसरे राज्य या किसी अन्य देश में भी कोई एक सफल मॉडल नहीं है, सफल एग्जाम्पल नहीं है। उसको यहाँ पे जबरन लागू कर दिया गया। उससे न केवल राजस्व का घाटा हो रहा है, बल्कि समाज में भी अपराधियों की एक नई फौज तैयार हो रही है। तो समाज पर जो गलत प्रभाव पड़ रहा है शराबबंदी का, आप देखिए, आपके भागलपुर शहर में शराबबंदी के बाद से दूसरे तरह के नशे, खास करके मैं अखबारों में देखता रहता हूँ भागलपुर में, यहाँ पे ब्राउन शुगर, गांजा, चरस, ये सब की लत बढ़ गई है, अफीम, ये सब का लत बढ़ गया है। तो ये एक जो वैधानिक रूप से जो तरीका होता है उसको आपने अवैधानिक बना दिया। उससे क्या हो रहा है कि अवैध शराब कारोबार का एक मतलब बड़ा फौज तैयार हो गया कारोबारियों का। ऊपर से जो दूसरे नशे हैं उनकी लत बढ़ रही है। साथ ही साथ समाज में शराबबंदी रुकी भी नहीं है। अगर इतना सब होने के बाद भी मान लिया जाता कि शराब बिकनी बंद हो गई है, शराब का कंजप्शन ख़त्म हो गया है, तो हम मान लेते। 7 लाख लोग अगर पिछले 10 सालों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए इन पर, इसका मतलब है कि शराब तो सप्लाई हो रहा है
और घर घर सप्लाई हो रहा है। ये परसेप्शन की बात नहीं है, ये तो डेटा कहता है, एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स कहते हैं। खुद बिहार पुलिस की जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि 7 लाख केस दर्ज हुए, तो 7 लाख यानी कि शराब के सप्लाई हो रहा था। तब तो इतनी बड़ी संख्या में तो कोई दूसरे अपराध में नहीं लोग पकड़े जा रहे हैं। तो ये जो शराब को लेकर के परसेप्शन बनाया जा रहा है वो परसेप्शन गलत है। शराब बिक रहा है अवैध रूप से, शराब के अवैध कारोबार में युवा इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमें इस पूरे अवैध सिस्टम को ख़त्म करना है, जो मॉडल पूरे देश में लागू है। शराब किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, किसी एक देश की समस्या नहीं है। शराब पीने को हम लोग को एनकरेज नहीं करते हैं, लेकिन कानूनन रूप से गांधी जी भी नहीं कहा था कि आप कानूनन रूप से उसको अवैध कर दीजिए। ये मॉडल नहीं चलेगा। सामाजिक रूप से हम लोग उसको मना करेंगे, उसके कंजम्पशन को कम करने की कोशिश करेंगे, वो मॉडल चलेगा, लेकिन कानूनी रूप से अवैध करने का मॉडल सही नहीं है। और प्रशांत किशोर जी इसी बात को कहते हैं। दूसरी बात जो है शिक्षा नीति, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था रही है वो ऐसी हो गई है कि जो थोड़ा सा भी लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। और जो राइट टू एजुकेशन आया, समग्र शिक्षा अभियान आया या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आ रही है, उन सब से भी हम लोग यहाँ पे वो माहौल क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं कि एक मिडिल क्लास का आदमी अपने बच्चे को या मैं स्वयं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहूँ। तो उसके लिए हमें एक पूरी नई नीति चाहिए। उस नई नीति के लिए प्रशांत किशोर जी का आकलन है कि हमें 5 लाख करोड़ रुपए अगले 20 साल में चाहिए। तो वो एक ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए वो करना जरूरी है। ही हैज़ शोन अस एन ऑल्टरनेटिव वे कि शराबबंदी हटाने के बाद जो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू को हम लोग ईयर मार्क कर देंगे कि वो रेवेन्यू सिर्फ एजुकेशन में इस्तेमाल हो। तो ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन हाँ एक ऑल्टरनेटिव रास्ता सुझाया गया है कि ठीक है, शराबबंदी खत्म होने से जो सामाजिक दुष्प्रभाव हुए हैं शराबबंदी के वो तो खत्म होंगे, साथ ही जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको हम लोग एक बेटर एस्पेक्ट में उसको यूज़ कर पाएंगे। और वो एस्पेक्ट है बिहार में एक नई शिक्षा व्यवस्था कायम करना, जिसके बाद कि लोअर मिडिल क्लास यहाँ तक कि अपर क्लास के भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना एक गर्व की बात करें। जो 30 साल 40 साल के पहले की स्थिति थी बिहार में कि आपके भागलपुर के देखिए जो सरकारी स्कूल्स रहे होंगे वहीं पे आप सब लोग पढ़े होंगे, लेकिन आज क्या है कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम वो व्यवस्था फिर से बनाना चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का नाम लिखवाना, वहाँ एडमिशन हो जाना गर्व की बात हो जाए। जो सरकारी कॉलेज में स्थिति आज IITs की है, कोई भी कितना भी धनी परिवार से हो, लेकिन अगर उसके बच्चे का एडमिशन IIT में हो जाता है तो गर्व करता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन IIT में हो गया, एम्स में हो गया है। तो वही स्थिति सरकारी स्कूलों की भी होनी चाहिए ना। ऐसे सरकारी स्कूल बने जहाँ पे बच्चे अपने जिन बच्चों का एडमिशन हो जाए उनके अभिभावक गर्व करें कि हमारे बच्चों का स्कूल इस सरकारी स्कूल में हो गया है। तो वो व्यवस्था बनाने के लिए एक नई एजुकेशन पॉलिसी चाहिए बिहार के लिए खास करके, और वो उस पर हम लोग काम करेंगे। सर हेमंत जी, अच्छा 3 जिलों के आप प्रभारी हैं जनस्वराज की तरफ से। अब ये थोड़ा समझाइए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करिए कि जिस नीति के तहत जनस्वराज का एक तरह का उजागर हुआ है, ये उत्पन्न हुआ है, जब से भारत आज़ाद हुआ बिहार में कई चुनाव हुए, विधानसभा लोकसभा चुनाव, तो बिहार के लोगों ने इस चीज़ को समझे नहीं अब तक, और अब जाकर के वो समझने का दावा आपके सुप्रीम करते हैं कि अब समझ रहे हैं औद्योगिक नीति को, शैक्षणिक नीति को। तो जिम्मेदार बिहार के लोग हैं या फिर राजनीतिक पार्टियां हैं? मेरे ख्याल से जिम्मेदार तो बिहार के लोग ज़्यादा हैं, जिन्होंने जात पात से ऊपर उठ के कभी कुछ सोचा ही नहीं। अगर वो अपने विकास के लिए सोचते तो कुछ बेहतर सोचते। उन्होंने हमेशा जात को अपना टॉप प्रायोरिटी माना है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है और डेवलपमेंट के लिए जो बिहार की बात कर रहे हैं, वो अपने परिवार की बात नहीं कर रहे हैं। वो पूरे बिहार का कैसे भला हो, मतलब विकास हो, यहाँ के यूथ यहाँ पे ही सेटल रहें, और जो बाहर में बेइज्जती सह रहे हैं बिहार के लेबर क्लास वाले, वो वापस आके यहाँ काम करें। तो यही सोच था जिसके चलते हम लोग अब जुड़ रहे हैं। बहुत दिनों से हम लोग बैठ के बिहार की दुर्दशा पे रोते थे, लेकिन अब सोचे नहीं, अब मूक दर्शक बन के बदलाव नहीं ला सकते, इसीलिए अब हम लोग ज्वाइन किए हैं। अब एक सवाल खड़ा लगातार विपक्षी करते हैं, जिसमें जदयू के मनीष वर्मा जी का मैंने स्टेटमेंट देखा कि प्रशांत किशोर जी की पॉलिसी क्या है, नीति क्या है, विचारधारा क्या है। वो तो प्रोफेशनल वे में सब कुछ जिताते रहे, उनकी तो कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। और जनता तो विचारधारा खोजती है, अपनी एक सोच खोजती है। विचारधारा कैसे नहीं है? एट प्रेजेंट वो क्या कर रहे हैं, विचारधारा मेन वही है। अब तो वो विकास की बातें कर रहे हैं, अपने परिवार के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। अब तो वो बोल रहे हैं कि मुझे बिहार में बदलाव लाना है। तो अपने परिवार या अपने बेटे का विकास का बात नहीं बोल रहे हैं कि कल मेरा बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है।
वो बिहार का विकास का बात करें, अगर अभी भी बिहार की जनता ये नहीं समझ रही है कि किसको वोट देना है, किसको अपना नेता चुनना है, तो फिर विकास का फिर कभी भला नहीं होगा। तो विचारधारा बदल रही है और नई विचारधारा में जुड़ने का समय आ गया है। ये दो मेहमान थे जनसुराज से जुड़े हुए जो भागलपुर दौरे पर अपनी बात को सिटी टाइम्स के पास रख रहे थे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। आप 4 माध्यम से सिटी टाइम्स के हर वीडियो को देखते हैं। यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम है। जहाँ कहीं भी देखते हैं तो अधिक से अधिक वीडियो को साझा कीजिए।